पिछली वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद ये सातवीं इकाई के अंतर्गत आएगा, जिसका नाम है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग तथा काल को पहचानना। अब यहाँ पर आज का जो वीडियो है वो आधारित है क्रिया के भेद, उसके बाद अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है और क्रिया का वाक्य में रूप क्या होती है। सबसे पहले यहाँ देखिए क्रिया। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। एकदम साधारण शब्दों में ये है, जिन शब्दों में काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है काम का करना या होना, इसलिए क्रिया से सदा कार्य का बोध होता है। क्रिया का जो निर्माण होता है वो 3 प्रकार से होता है, धातुओं द्वारा होता है, संज्ञा द्वारा होता है और विशेषण द्वारा होता है या विशेषता द्वारा होता है। धातु द्वारा कैसे होता है, पठ धातु में ना प्रत्यय पढ़ना बन गया। और संज्ञा क्या है, हाथी, हाथ संज्ञा है, नाम चूँकि नाम है तो संज्ञा है, और हाथ में आ और धन ना प्रत्यय हथी आना बन गया। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए कि क्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं संस्कृत में धातु। जैसे पठ में ना प्रत्यय लगा, पठ क्या है, ये धातु है, तो यहाँ पर क्या बन गया, पढ़ना। उसके बाद रचना की दृष्टि से क्रिया 2 प्रकार की होती है, रूढ़ या मूल और यौगिक। रूढ़ क्रियाएं वे धातुएं होती हैं जो कि मूल से बनती हैं। जैसे गम मतलब जाना, खाद मतलब खाना, चल मतलब चलना, ये सब क्या होगी आपकी मूल रूढ़ क्रियाएं हैं। और यौगिक क्रियाएं हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर बनती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक क्रियाएं। उसके बाद देखिए यौगिक क्रियाएं 4 प्रकार की होती है, प्रेरणार्थक क्रियाएं, संयुक्त क्रियाएं और अनुकरणात्मक क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं, एक उदाहरण देखिए, जैसे राम गोविंद की प्रेरणा से जागा, यानी राम ने गोविंद को जगाया, तो क्या प्रेरणा दिया, किसने दिया, गोविंद ने राम को। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्या है, अगला है संयुक्त क्रियाएं। जो क्रिया किसी क्रिया अथवा संज्ञा आदि शब्द के साथ दूसरी क्रिया का योग करने से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे धातु और प्लस चुकना, वह पढ़ चुका, तो यहाँ क्या है, वह पढ़ धातु है और चुका क्या है, क्रिया है। उसके बाद अनुकरण क्रियात्मक, किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण में हम क्रियाएं बना लेते हैं, जैसे खरखर से खटखटाना, भनभन से भनभन आना। नाम धातु क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। नाम मतलब संज्ञा होती है, जैसे बात से बतियाना, झूठ से झूठियाना। उसके बाद आप देखिए कि संज्ञा शब्द मैंने बता दिया। उसके बाद आते हैं हम क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वहाँ होता है जिन क्रियाओं का कार्य का फल सीधा कर्ता पे पड़ता है, वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। और जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर या अन्य पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे अब अकर्मक क्रिया का देखिए यहाँ पर क्या है, क्रिया के आपके 2 भेद हैं। अकर्मक क्रिया का एक उदाहरण देखिए, वह खेल रहा है, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि वह यहाँ पर सर्वनाम है और खेलना क्रिया हो रहा है, ठीक है। अब वह फुटबॉल से खेल रहा है, ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक क्रिया की परिभाषा भी है, जिन क्रियाओं का कार्य फल कर्ता को छोड़कर, जैसे वह यहाँ पर करता है उसको छोड़कर कहाँ पड़ रहा है, फुटबॉल पर, वह फुटबॉल खेला है। एक और उदाहरण देखिए इसका, कुआं भरता है, कुआं पर क्या भरता है, पानी भरता है। अब ये क्या अकर्मक क्रिया होगी, नौकर पानी भरता है, नौकर पानी को भरता है, यहाँ क्या होगा, ये सकर्मक क्रिया होगी। उसके बाद कहीं कहीं द्विकर्मक आता है। सकर्मक क्रियाओं के साथ 2 कर्मों की अपेक्षा का बोध होता है। जैसे श्याम ने राम को पुस्तक पढ़ाई, क्या पढ़ाई, पुस्तक, किसको पढ़ाई, राम को। इस प्रकार पढ़ाई क्रिया के 2 कर्म हैं, राम और पुस्तक। और इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिया के भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिस वाक्य में कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। उसके बाद कर्मवाच्य जिस क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता होती है उसे हम क्रिया का संबंध कहते हैं। उसके बाद भाववाच्य, क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। सबसे साधारण क्या है, भाववाच्य। जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता, यहाँ पर क्या होगा, ये बैठने की भाव हो रही तो ये भाववाच्य हो गया। अब हम देखते हैं कर्तृवाच्य क्या होता है, जिस वाक्य में कर्ता का सीधा संबंध प्रधान संबंध से होता है वहाँ पर क्या होता है, वो कर्तृवाच्य होता है। क्रिया, एक उदाहरण देखिए, वह एक ढक्कन बनवाता है,
क्रिया क्या है, बनवाना का सीधा संबंध किससे है, वह से है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य। उसके बाद कर्मवाच्य क्या है, यहाँ पर प्रश्न कर्म है, जिसे मुझसे प्रश्न हल किया जाता है। क्रिया कर्म क्या है, प्रश्न के अनुसार एक वचन अपुल्लिंग, वाक्य में क्रिया हल किया जाता है इसके का सीधा संबंध है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान रहे कि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया के ही वाक्य होते हैं, अकर्मक क्रिया के वाक्य नहीं होते हैं। अब हम चलते हैं काल। अब यहाँ पर देखिए कि काल क्या होता है। हम अगली पॉइंट जो है आपके इकाई 7 में वो काल के विषय में दिया हुआ है। और हाँ, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि प्रेरणार्थक क्रियाएं भी सकर्मक क्रियाएं होती हैं। अतः जो प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, हमारी सकर्मक क्रिया होती हैं। क्रिया की दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक होती हैं। उसके बाद क्रिया का निर्माण किससे होता है, धातु से, संज्ञा से, विशेषता से होता है। रचना की दृष्टि से क्रियाएं रूढ़ और यौगिक होती हैं। उसके यौगिक क्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं, प्रेरणार्थक क्रियाएं, संयुक्त क्रियाएं, अनुकरणात्मक क्रियाएं और नाम धातु क्रियाएं। नाम धातु क्रियाएं यहाँ वही आप समझेंगे, नाम मतलब होता है संज्ञा, और संज्ञा क्या होता है, उसी को नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। और इसमें हमने देखा अकर्मक और सकर्मक। इसमें आप देख सकते हैं कि अकर्मक और सकर्मक कैसे बनता है। एक दो शब्द देखिए, उड़ना से उड़ाना, उठना से उठाना। ये क्या है, उड़ना क्या हो जाएगा यहाँ पर, और उठाना। ये चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए आपको। उसके बाद हम चलते हैं काल। काल क्या है यहाँ पर, एक वाक्य देखिए। वाक्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन होता है। वाक्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हुआ। यहाँ कर्ता के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, क्रिया के अनुसार हो रहा है और कर्म के अनुसार हो रहा है। जैसे रमा पुस्तक पढ़ती है, कर्ता के अनुसार हो गया, पुस्तक पढ़ी जाती है, मोहन से पढ़ा नहीं जाता है। पहला कर्ता के अनुसार हुआ, फिर दूसरा कर्म के अनुसार हुआ, और तीसरा क्या हुआ, मोहन के अनुसार। वाक्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, जैसे राम पत्र लिखता है। उसके बाद भाववाच्य आता है, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता का कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार तो उसे भाववाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य क्या होता है, हिंदी में कुछ समानता कर्तृवाच्य के रूप में चलते हैं और इनका रूप अलग होता है। कर्मवाच्य के उदाहरण आप देख लीजिए, परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा, ये क्या होगा आपका कर्मवाच्य। उसके बाद हम चलते हैं लिंग। लिंग क्या होता है, लिंग से हमें यह प्रतीत होता है कि वह अमुक व्यक्ति किसका है। संज्ञा शब्द की रूप रचना के 3 आधार हैं, इनको संज्ञा कोटियाँ भी कहते हैं। लिंग शब्द संस्कृत भाषा का है जिसका अर्थ होता है चिन्ह। अब हिंदी की बात करें तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और संस्कृत में हम क्या पाते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। उसके बाद पुल्लिंग क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ और कल्पित पुरुष का ज्ञान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग, जैसे आदमी, घोड़ा, नगर, ये सब। उसके बाद स्त्रीलिंग क्या होता है, जिनसे हमें स्त्री का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो, वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर, एक चीज़ यहाँ और महत्वपूर्ण बात है कि पुरुष कितने होते हैं, 3 प्रकार के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हिंदी में आपको लिंग क्या बताएं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। हिंदी में वचन, एक वचन और बहुवचन, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम चलते हैं वचन। शब्द के जिस रूप से एकत्व अथवा अनेकत्व का बोध हो, एक हो या अनेक हो, उसे हम क्या कहते हैं, वचन। अब वचन क्या होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आपके संस्कृत में हो गए। उसके बाद एक वचन और बहुवचन आपके हिंदी में हो गए। यहाँ कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका कि हम उल्लेख तो करते हैं लेकिन हमें लगता है कि वो हाँ एक वचन के, लेकिन उनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हमेशा बहुवचन में ही करते हैं। ये आपका महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न आना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि अब संज्ञा शब्द है, जैसे संज्ञा शब्द बहु है, बहु क्या है, एक वचन, लेकिन जब हम बहुवी कहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा।
विशेषण का देख लीजिए एक उदाहरण, प्यारा। प्यारा क्या है? विशेषण है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण। पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। प्यारा एक वचन है और प्यारे बहुवचन है। अब सर्वनाम से एक उदाहरण देखिए, तू एक वचन के लिए प्रयोग होता है और तुम बहुवचन के प्रयोग होगा। यहाँ कितने लोग हो सकते हैं ये पता नहीं है। अब जाता है एक वचन, जाते हैं बहुवचन। अब जाता है जाते हैं जो शब्द है यहाँ आप देखिए कि वह जाता है वे जाते हैं, वह जाता है वे जाते हैं। तो जाता है एक वचन और जाते हैं यहाँ पर बहुवचन होगा। पिछली वीडियो में भी आपको जो चीज़ें बताई गई हैं उनका रिवीजन करते रहिए। आपके लिए रिवीजन ही महत्वपूर्ण है। रिवीजन के अनुसार ही आप परीक्षाओं में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि आपका वाक्य कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है, भाववाच्य आपका एकदम क्लियर है। भाववाच्य में भावना की प्रधानता होती है। उसे बैठा नहीं जाता, उसे खाया नहीं जाता, उसे चला नहीं जाता, ये सब क्या होता है? आपका भाववाच्य होता है। हमें बस क्या देखना है? कर्मवाच्य देखना है। जिस क्रिया में कर्म के अनुसार क्रिया हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पर पुस्तक पढ़ी जाती है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। लिंग एक चिन्ह है, इसका बहुत अच्छा तरीका है। धन्यवाद।